नमस्कार दोस्तों, परमेश यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोल का स्वागत है। और हमेशा की तरह हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो को लेकर के। तो जो है हमारे स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स का फोन भी है और कई स्टूडेंट्स का कमेंट के थ्रू एक उनकी क्वेरी थी, उनकी एक जिज्ञासा थी आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस जानने के लिए। तो दोस्तों आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। वैसे अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग की जो सिलेबस की बात किया जाए ऑफिशियल सिलेबस के बारे में, तो ये रियलिटी है कि आपके ऑफिशियल सिलेबस में जो दिया गया था वो लगभग 38 चैप्टर यूनिट दिए गए थे। हालांकि यूट्यूब पे सिलेबस के नाम पे बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर वीडियो वो गलत है। इसलिए ये जो हमने सिलेबस आपके सामने बोर्ड पर रखा है वो पूर्णतः ऑफिशियल सिलेबस है और आप अपने जो तैयारी है इसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो दोस्तों ये जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रीजनिंग की भूमिका पिछले 2 एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण देखी गई है। हालांकि ऑफिशियल सिलेबस में जो रीजनिंग की संख्या जो दी गई थी वो 37-38 दी गई थी, लेकिन पिछले बार 18 में जो 2 बार एग्जाम हुआ उसमें रीजनिंग की संख्या 38-37-38 न करके उसको 56 कर दिया गया, लगभग 56 कर दिया गया। उसका दोस्तों कारण यह है कि भले स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि रीजनिंग का जो सिलेबस बढ़ा दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रीजनिंग का सिलेबस बढ़ता हुआ दिखता है या क्वेश्चन की संख्या बढ़ी हुई दिखती है, तो उसका कारण यह है कि इन्होंने जो 19 क्वेश्चन, लगभग 19 क्वेश्चन मैथ का काट करके रीजनिंग में जोड़ा है। उसका कारण यह है कि ये जो मैथ का इन्होंने सिलेबस रखा है, आप लोग जानते हैं कि इसका जो सिलेबस रखा गया है न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से रखा गया है। तो ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी नामक आपका जो गणित का खंड है उसी के कुछ प्रश्न, जैसा कि नाम से ये न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब आंतरिक योग्यता, उसी के खंड को काट करके रीजनिंग में जोड़ दिया गया है। हालांकि एक तरह से वो आपके मैथ या गणित का ही अंग है। फिर भी जो भी हो, अगर हम देखें तो समग्र रूप से विश्लेषण करें तो रीजनिंग के अंतर्गत लगभग 55-56 क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे और उसी को हमको फॉलो करना है। मतलब हमको तैयारी इसी संदर्भ में करनी है कि रीजनिंग का क्वेश्चन 55-56 आता है। बट ये जो है कोई ऑफिशियल क्लियरिटी नहीं है कि आपका 55-56 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आएगा और मैथ के क्वेश्चन 18-19 आएंगे। ऐसा दोस्तों करते ही नहीं है। आप यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़िएगा, किसी भी कोचिंग के भ्रम में ना पड़िएगा कि मैथ की संख्या जो है केवल 18-19 ही होती है। दोस्तों देखिए, हमें जो अपने तैयारी को धार देना है, हमने अपने तैयारी को अंजाम तक पहुंचाना है। उसमें दोस्तों जो हमें रीजनिंग का सिलेबस मानना है वो 37-38 क्वेश्चन ही मानना है और जो मैथ का सिलेबस मानना है वो लगभग 37-38 मानना है। हमें तैयारी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है। और दोस्तों चूंकि आप लोग जानते हैं कि जिस बच्चे का, जिसका टेस्ट का मैथ अच्छा होता है उसका बहुत अच्छा रीजनिंग भी होता है। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं होती है, बट जिसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होती है, मैथ की पकड़ अच्छी होती है, वो रीजनिंग में भी काफी कुछ अच्छा कर लेता है। दोस्तों अगर हम लोग अपने पूरे सिलेबस का विश्लेषण करें तो इसमें लगभग 38 यूनिट दिया गया है। आपके रीजनिंग के सिलेबस में 38 यूनिट दिया गया है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 38 यूनिट दिया गया है तो 38 यूनिट को कैसे तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये जो है मिलान करके अगर संक्षिप्त में समरी के रूप में अगर हम रीजनिंग के सिलेबस का विश्लेषण करें तो आप हमेशा की तरह जो अन्य एग्जामों में रीजनिंग जिस स्तर की तैयारी करते हैं, चाहे वो 10th प्लस 2 का कोई भी एग्जाम हो, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं पिछले प्रीवियस ईयर पेपर का आप विश्लेषण करें तो पाएंगे कि भले ही ये जो सिलेबस इतना बड़ा दिया गया है, लेकिन जो है इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और ये चैप्टर ज्यादा कुछ नहीं है, मुश्किल से 17-18 चैप्टर है जिससे आपकी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहती है। तो दोस्तों एक बार है हम लोग
जो सिलेबस है उसका हम लोग थोड़ा परीक्षण कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक हम लोग की तैयारी कैसे करनी है उस पर हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो दोस्तों आपका जो सिलेबस में उसमें पहला जो यूनिट रखा गया है वो संबंध या रिलेशन का है। सेकंड जो यूनिट रखा गया है वो संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध को कैसे विश्लेषण किया जाएगा, बहुत कुछ इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा जो यूनिट है दोस्तों वो है असमानता को चिन्हित करना। इससे ज्यादा से ज्यादा मतलब दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो कोडिंग से जो कोडिंग या एक आपके नॉन वर्बल में पूछे जाते हैं कि कौन सा इसमें फिगर डिफरेंस है, इसका मतलब इस यूनिट का भाव यही है, इस यूनिट का मतलब यही है। और चौथा जो दोस्तों जो आपका यूनिट है श्रृंखला पूरी करना, ये जो दोस्तों जानते हैं श्रृंखला पूरी करना आपको पता होगा कि रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको कुछ अंक दिए जाते हैं और फिर 3-4 अंक या 5 अंक दे करके नेक्स्ट अंक आपसे पूछा जाता है कि इसके आगे कौन सा होगा। पांचवा दोस्तों है संकेत लिपि एवं सांकेतिक लिपि। इसमें आप लोग जानते हैं जैसे कि क्वेश्चन कई तरह के पूछे जाते हैं, जैसे कि राम हरी है, हरी राम है, या फिर आपसे कहा जाता है शहद को चॉकलेट कहा जाता है, पीला गुलाल कहा जाता है। ऐसे तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, या ये भी कहा जाता है कि यदि हम प्लस को माइनस या मल्टीप्लाई को डिवाइड मानते हैं, फिर इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसका संबंध इसी यूनिट से है। अब जो है छठवां है दिशा ज्ञान परीक्षण या दिशा ज्ञान। दोस्तों ये आपका जो दिशा ज्ञान परीक्षण है ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस दिशा ज्ञान में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही कि राम अपने घर से निकला तो 2 किलोमीटर पश्चिम चला, फिर अपने बाएं ओर मुड़ गया, फिर 2 किलोमीटर चला, और फिर लास्ट में पूछा जाता है कि अब जो है राम किस दिशा में चल रहा है। फिर आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है परछाई से सूर्य और परछाई से संबंधित क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके दिशा ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और रक्त संबंध दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और उल्लेखनीय यूनिट है जिसमें ये कहा जाता है कि राम श्याम का पिता है, मोहन उसका लड़का है, रश्मि उसकी भाभी है। ऐसे करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन से, ताऊ ताई चाचा चाची से संबंधित जो प्रश्न आते हैं ये आपके रक्त संबंध से आते हैं। 8वां जो यूनिट है दोस्तों वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस ऑन अल्फाबेट। इससे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपको सी को मान लिया कि सी को हम आर मानते हैं, डी को हम लोग क्यू मानते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, उससे हम लोग वर्णमाला पर आधारित प्रश्न कहते हैं। और ये जो है आपका दोस्तों ये भी आपका रक्त संबंध की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है, जैसे कि मैंने दिशा ज्ञान के बारे में बताया। फिर दोस्तों अब जो है समय क्रम परीक्षण, समय क्रम परीक्षण भी आपका रीजनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो टाइम से होता है या फिर कैलेंडर से होता है। जो दोस्तों नेक्स्ट है 10वां यूनिट है वो आपका वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण। वेन डायग्राम से संबंधित आप लोग क्वेश्चन जानते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं। इसमें विभिन्न आंकड़ों को दे दिया जाता है और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैथमेटिकल तरीके से उसका परीक्षण करना होता है। नेक्स्ट जो है गणितीय योग्यता परीक्षण मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है 12वां है क्रम में व्यवस्थित करना। आप लोग जानते हैं कि दोस्तों क्रम में व्यवस्थित करने से मतलब यह है कि आपको कई तरह के सीरीज के रूप में बच्चों का सीरीज दे दिया जाएगा कि राम श्याम के पीछे है या राम 7वें नंबर पे आता है बाएं से तो 8वें और फिर दाएं से 8वें नंबर आता है तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी होगी, ऐसे करके क्रम परीक्षण या रैंकिंग पूछ दिया जाता है। 13वें नंबर पे है तार्किक आलेख या लॉजिकल रीजनिंग। दरअसल दोस्तों ये जो है तार्किक आलेख जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग होते हैं। इसमें 2 तरह के से पूछे जाते हैं क्वेश्चन और इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वेन डायग्राम से ही रिलेट करके पूछे जाते हैं। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है
फिगर या चित्र है दूसरे फिगर से या चित्र से संबंध रखता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों 14वें नंबर का जो यूनिट है अक्षर एवं अक्षर श्रृंखला। इसमें दोस्तों अल्फाबेट को ही हम मान सकते हैं या मानना होता है कि इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के अक्षरों की एक श्रृंखला दे दी गई होती है और उसमें आपको पूरा करना होता है या आगे की श्रृंखला बतानी होती है। दोस्तों 15वें नंबर पे है प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। इसमें दोस्तों किसी तरह का क्वेश्चन रख दिया जाता है और उस क्वेश्चन के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर में आपको जो है किसी समस्या को सुलझाने के लिए या किसी भी फिगर को देख करके आपकी निर्णय लेने की क्षमता कितनी तेज है। 16वें नंबर पे है संकेत संबंध विश्लेषण। एक तरह से किसी चीज को संकेत देकर मान लिया जाता है, किसी छोटे फिगर को दे दिया जाता है या किसी विषय वस्तु को दिखा दिया जाता है और उसके आधार पर यह पूछा जाता है कि ये जो विषय वस्तु या संकेत है किसका प्रतिनिधित्व करता है या किसका संकेत करता है। नेक्स्ट जो है शब्द रचना परीक्षण। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसमें आपके खासकर इंग्लिश के अल्फाबेट दे दिए जाते हैं, जैसे CRT ROL कुछ भी दे दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि इससे एक कौन सा एक अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एक शुद्ध शब्द का निर्माण होगा या कौन सा शुद्ध शब्द नहीं बन सकता है। आप लोग समझ रहे होंगे। अब जो दोस्तों 18वां नंबर का है दिशा ज्ञान परीक्षण। और जो दिशा ज्ञान परीक्षण है दोस्तों ये बहुत कुछ दिशा ज्ञान से संबंधित करके ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। वही जैसे कि राम जो है सूर्योदय के समय अगर पश्चिम दिशा में चल रहा है तो उसकी परछाई किस तरफ होगी, ये जो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो दोस्तों नेक्स्ट है 19वां नंबर शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। ये जो है निश्चित रूप से ये इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको किसी तरह का दोस्तों अक्षर दे दिया जाता है और उस अक्षर को किसी शब्द के रूप में मान लिया जाता है। जैसे ए है तो उसका ए का उन्होंने राम माना, बी को श्याम माना, तो फिर राम और श्याम के संबंध में क्वेश्चन पूछता है। 20वें नंबर का जो दोस्तों आपका जो यूनिट है जो सिलेबस है उसमें आपका व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न में आपके दैनिक जीवन में आप किसी समस्या को किस तरह से सुलझा सकते हैं, आपकी किसी समस्या को सुलझाने की आपकी क्षमता कितनी है, इसके अंतर्गत उसी का परीक्षण होता है। और 21 का है दोस्तों आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। दोस्तों एक तरह से एक वेन डायग्राम से संबंधित होता है जिसमें आपको कई तरह के आंकड़े दिए जाते हैं और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है 22 नंबर पे प्रभावी तर्क। इसमें दोस्तों आपसे एक पैसेज दे दिया जाता है, एक छोटा सा संक्षिप्त वाक्यांश दे दिया जाता है और उस वाक्यांश से के आधार पे आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा वाक्यांश सही है और कौन सा गलत है। एक तरह से इसके अंतर्गत एग्जाम्पल और सिनोनिज्म के क्वेश्चन आते हैं। समरूपता एनोलॉजी जानते हैं दोस्तों। समरूपता ये जो टॉपिक है आपका रीजनिंग की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समरूपता के लिए आपका समरूपता से संबंधित क्वेश्चन तभी आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं जब आपको व्यवहारिक ज्ञान हो, आपका जीके जीएस अच्छा हो, हिंदी का ज्ञान अच्छा हो, तभी आप अच्छी तरह कर सकते हैं। जो दोस्तों चौथा है निर्णय क्षमता। किसी समस्या को आप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपका डिसीजन मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका प्रशासनिक दृष्टि से भी क्वेश्चन आ सकता है। समस्या को सुलझाना बस वही जैसे मैंने बता दिया निर्णय क्षमता के संदर्भ में। और 26वां जो है भिन्नता। आपको इसमें दोस्तों कई तरह के आंकड़े दे दिए जाते हैं, चाहे वो अल्फाबेटिकल भी हो सकता है या मैथमेटिकल हो सकता है और उसमें ये पूछा जा सकता है या फिर नॉन वर्बल भी हो सकता है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा भिन्न है, कौन उपरोक्त आंकड़ों से भिन्न है। खाली स्थान भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाली स्थान भरना आपके हर एग्जाम में रीजनिंग में कम से कम इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें अंकगणितीय जो होता है संक्रिया होती है और इसमें क्या होता है कि कई तरह के आंकड़े दे दिए जाते हैं, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो या मैथमेटिकल हो, और फिर आपसे 3-4 आंकड़ों के बाद नेक्स्ट के बारे में पूछा जाता है।
समानता दो वस्तुओं के रूप में कैसे समानता है और तीसरे से वो कैसे भिन्न हो सकती है, इसके बारे में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विश्लेषण निर्णय, किसी समस्या को किस तरह से विश्लेषित करके आप उस समस्या का समाधान करेंगे, ये विश्लेषण निर्णय में पूछा जाता है। और एक तरह से आपका जो है ये आपके निर्णय क्षमता और समस्या को सुलझाने से एक तरह से एक समग्र यूनिट के अंतर्गत आता है। विभेदन क्षमता, कई आंकड़ों को या कई जो समरूपता है उसको आप कैसे विभेदित करेंगे, कई जो डाटा है उन डाटा में से कौन सी डाटा अलग है, कौन सा डिफरेंस है, उसको हम लोग सोचेंगे, इसके बारे में इसके अंतर्गत हल करते हैं। और दृश्य समृद्धि, इसमें दोस्तों किसी तरह का आपका एक कोई साइट दे दिया जाता है और उस साइट के आधार पे आपको विश्लेषित करने की फर्क होती है। हालांकि इससे संबंधित रीजनिंग क्वेश्चन यूपीपी में बहुत ही कम पूछा जाता है। अवधारणा, एजम्पशन, अवधारणा में जानते हैं सिलोजिज्म की तरह होता है। और अवधारणा के जो क्वेश्चन होते हैं आपके जो व्यवहारिक एटमॉस्फेयर है, व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत इसको अपनी अवधारणा को व्यक्त करना हो सकता है कि इसमें आगे क्या हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई विद्यालय नहीं चल रहा है, उसमें बच्चों की संख्या कम है, तो उसके आधार पर हम क्या एक अच्छी धारणा दें कि उस समस्या का अच्छी तरह समाधान हो जाए। पर्यवेक्षण, सुपरविजन, जिसको हम लोग सुपरविजन करते हैं, इसके अंतर्गत कई जो ग्रुप होते हैं, कई समूह होते हैं, उन समूहों के बीच में हम सामंजस्य कैसे बैठाएंगे, इसके अंतर्गत हम लोग पर्यवेक्षण के अंतर्गत हल करते हैं। हालांकि दोस्तों इससे भी संबंधित आपके यूपीपी में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। शब्द और आकृति वर्गीकरण, इसमें दोस्तों आप लोग जानते हैं इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें लुप्त संख्या भी पूछा जा सकता है। इस शब्दों और आकृतियों के बीच में समरूपता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें दोनों में भिन्नता क्या है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संबंध, और दोस्तों ये जो है जैसे आपका यहाँ ब्लड रिलेशन है, वैसे इसमें संबंध के अंतर्गत कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंकगणितीय तर्क, इसमें जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर मैथमेटिकल होते हैं। अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों आगे बता दिया, उसी के आधार पर इसमें जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से संबंधित और फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो नेक्स्ट है दोस्तों और लास्ट है वो आपका अंतर्निहित भावों का निश्चय करना। दोस्तों इससे भी संबंधित आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन यह है कि आपको कोई पैसेज दे सकता है और उस पैसेज का मूल भाव क्या है, उस पैसेज के आधार पर आप क्या निर्णय लेंगे या उस पैसेज का समरी क्या है, इसके अंतर्गत आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम लोग समग्र रूप से विश्लेषित करें तो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के रीजनिंग का जो सिलेबस है, इसमें पढ़ने के लिए तो ऑफिशियल साइट पे जो सिलेबस दिखाया गया था, इसमें 38 यूनिट दिखाया गया था। लेकिन अगर हम लोग समग्र विश्लेषण करें कि क्या सर 38 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो कुछ चैप्टर होते हैं, जो 17-18 चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है हम उस पर जो है थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। जैसे संबंध एवं आर्थिक समानता परीक्षण, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और समानता को चिन्हित करना, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर श्रृंखला पूरी करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संकेत एवं सांकेतिक लिपि, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर दिशा ज्ञान परीक्षण, दोस्तों ये आपका रीजनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन, इसमें तो कई तरह के कई क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ट्रिपल स्टार देने की जरूरत है। समय क्रम परीक्षण, समय क्रम परीक्षण जो आपका ऊपर का सिलेबस है उसी के कार्य पूछे जाते हैं। वेन आरेख के बारे में मैंने बता दिया, और वेन आरेख से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर दोस्तों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है गणितीय योग्यता परीक्षण, जो आपका गणितीय संख्या श्रृंखला है, इसी के अंतर्गत ये भी आता है, और ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रम में व्यवस्थित करना, सीटिंग अरेंजमेंट आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तार्किक आरेख, तार्किक लॉजिकल जो है वेन डायग्राम दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी हम लोग को इसको पढ़ना है। अक्षर एवं अक्षर श्रृंखला, दोस्तों ये भी आपका जो टॉपिक है
ये आपके वर्णमाला पे आधारित प्रश्न पर ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान बोध दोस्तों कहानी के लिए तो सिलेबस में है, लेकिन इससे संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपके सिलेबस में इसको पढ़ना है और पढ़ाया जाएगा। संकेत संबंध विश्लेषण दोस्तों इससे भी आपके क्वेश्चन जो है बहुत कम आते हैं। शब्द रचना परीक्षण ये जो होती है सीरीज जो होती है उसी के संदर्भ में है और ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दिशा ज्ञान परीक्षण मैंने यहाँ दिशा ज्ञान बता ही दिया, बस उसी का ये यूनिट है, थोड़ा सा कट करके इसको एक नया यूनिट बना दिया गया है। शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता दोस्तों ये जो है पीछे का सिलेबस अध्ययन करेंगे तो आपका अपने आप रूप से अल्फाबेट के अंतर्गत ये चैप्टर तैयार हो जाता है। व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण दोस्तों पुलिस विभाग में रहते हुए आप किसी समस्या को कैसे सुलझाएंगे, किसी समस्या को कैसे डील करेंगे, इसका हम लोग को ज्ञान का परीक्षण करना है। आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण आपके जो आंकड़े हैं कैसे हैं, पर्याप्त है या नहीं है, इस पर भी हमें थोड़ा दोस्तों ध्यान रखना है। अब जो होता है प्रभावित तर्क या एग्जम्पशन होता है, इसको भी हमें ध्यान रखना है कैसा होता है। समरूपता आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और समरूपता से संबंधित क्वेश्चन पे हमें ध्यान दे रहे हैं। निर्णय क्षमता भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग समस्या को सुलझाना डिसीजन मेकिंग का ही एक अंग है दोस्तों। अब जो है भिन्नता, अब भिन्नता में आपको इससे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके नॉन वर्बल में पूछे जाते हैं। खाली स्थान भरना फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि इसमें 3 4 या 5 आपके अंक दे दिए जाते हैं या शब्द दिए जाते हैं। नेक्स्ट पूछता है समानता, ये आपका समानता भी आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। विश्लेषण निर्णय आपका निर्णय क्षमता का ही एक अंग है। विभेदन क्षमता ये आपका विभेदन क्षमता जब आप पीछे के सिलेबस तैयार करते हैं तो ये अपने आप तैयार हो जाएगा। विभेदन क्षमता में खास तरह से आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। दृश्य समिति मैंने बताया इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं। अवधारणा एग्जम्पशन कम पूछे जाते हैं बट इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। पर्यवेक्षण मैंने बताया कि किसी स्थिति को देख करके या किसी समूह का निर्धारण करना, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। शब्द और आकृति वर्गीकरण जानते हैं कि इसमें शब्दों और आकृतियों में क्या समानता है, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। संबंध क्या है दोस्तों, ये संबंध कुछ अलग से यूनिट नहीं है, ये आपका संबंध विभिन्न आंकड़ों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। अंकगणितीय तर्क मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत ज्यादातर हम लोग अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं और खासकर जो अरिथमेटिक के यूनिट काटकर आए गए हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। अंकगणितीय संख्या श्रृंखला ये अंकगणितीय मैथमेटिकल रीजनिंग है, आप लोग जानते हैं। अंतर्निहित भाव को विश्लेषण करना ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर अंतर्निहित भाव का विश्लेषण करना, जब दोस्तों ये आप लोग इस पूरे सिलेबस का अध्ययन करते हैं तो इस पूरे सिलेबस के अंतर्गत ही आपका एक यूनिट जो है अंतर्निहित भावों का विश्लेषण करना अपने आप क्लियर हो जाता है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि क्या सर इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस स्तर के होते हैं, उनका क्या लेवल, एसएससी रेलवे का स्तर का होता है, बैंक का लेवल का होता है या फिर ईटी होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं और आप जान भी होंगे प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करिए, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। दोस्तों इसका जो सिलेबस रखा गया है भले इतना डीप दिखाया गया है, इतना बड़ा दिखाया गया है, बट ये है बहुत आसान और इसमें कुछ चैप्टर को अध्ययन करके आप इसमें पूरे 100% 55 से 56 क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। और आप इसका सबसे बड़ा बेहतर यही है कि पहले प्रीवियस ईयर का अध्ययन कीजिए और प्रीवियस ईयर के आधार पे रीजनिंग का विश्लेषण कीजिए, रीजनिंग का अध्ययन कीजिए। और रीजनिंग में सफलता का यही एक मूल मंत्र है कि सब टॉपिक यूनिट को जानने के बाद आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब ये दोस्तों इसमें दोस्तों एक और बात जाती है कि सर इसमें वर्बल और नॉन वर्बल क्या है। दोस्तों वर्बल और नॉन वर्बल में से एक मतलब होता है भाषिक और अभाषिक। जो क्वेश्चन मैथमेटिकल होते हैं, जो शब्द अंक से बने होते हैं इसको वर्बल हम लोग कहते हैं और नॉन वर्बल में हमने आकृतियों से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं नॉन वर्बल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। हालांकि नॉन वर्बल से जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं तो दोस्तों उसकी संख्या बहुत कम होती है। तो दोस्तों आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी, कई स्टूडेंट्स का फोन भी आया था और कई स्टूडेंट्स का कमेंट भी था कि सर रीजनिंग के बारे में एक चर्चा कर ली जाए, रीजनिंग के बारे में सिलेबस बता दीजिए। तो दोस्तों ये है, उम्मीद है आप लोग देख होंगे कि आपका रीजनिंग का ये ऑफिशियल सिलेबस है और मैंने बता भी दिया कि रीजनिंग कैसे तैयार करना है।
बाकी रीजनिंग के बारे में हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, मैं बहुत जल्दी ही उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तब तक आप इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान रखते हुए अपने तैयारी को अंजाम दीजिए, अपने तैयारी को मंजिल तक पहुंचाइए। बाकी इसमें जो हमसे इसका एनालिसिस करना होगा हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। बेहतर 100% कैसे क्वेश्चन लाया सकता है उसके बारे में हम अपने सेपरेट वीडियो में बता देंगे। उम्मीद है कि दोस्तों ये आज जो है आपका जो सिलेबस है, आज के बाद आपका सारा कंफ्यूजन ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर जो रीजनिंग का सिलेबस है उसको लेकर के सारा कंफ्यूजन समाप्त हो गया होगा। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का जो सेशन है हम उसको समाप्त करते हैं और रीजनिंग के लिए बहुत ही जल्दी एक नया सेपरेट एक अच्छा वीडियो बहुत ही जल्दी आ रहा है। उम्मीद है कि उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। और फिलहाल आज का ये जो सेशन आपका क्लास, ये रीजनिंग से संबंधित सिलेबस से संबंधित कैसा क्लास लगा इसके बारे में अपना कमेंट के थ्रू आप निश्चित रूप से अवगत कराइएगा। और दोस्तों ये जो आज का सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे मित्र सब्सक्राइब कर लिए हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए। तो दोस्तों इसके साथ ही आज जो है हम अपने सेशन है उसकी समाप्ति करते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे।